पहला ही पहला आपका जो क्वेश्चन है वो है, पृथ्वी पर सूर्य के उत्तरायण, एक मिनट रुकिए। पहला ही पहला आपका क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सूर्य के उत्तरायण दक्षिणायन का क्या कारण है। इसका आप लोगों को आंसर लिखना है अपने नोटबुक के अंदर। कि पृथ्वी अपनी धुरी पर सीधी ना होकर 23.5 डिग्री 23 अक्षांश पर झुकी रहती है। कितने डिग्री अक्षांश पर? 23.5 डिग्री अक्षांश पर। 23। इसकी वजह से क्या होता है, उत्तरायण और दक्षिणायन का निर्माण होता है। अगला सवाल क्या है, भूकंप नापने की इकाई क्या है। भूकंप नापने की रिएक्टर। इकाई क्या है, इसका आप लोग आंसर लिखोगे रिएक्टर, एकदम सही है। अगला क्वेश्चन आपका, विवर्तनिक प्लेटें कहाँ पाई जाती हैं। तो विवर्तनिक प्लेटें बताओ कहाँ पर पाई जाती हैं। उत्तरी परत। पृथ्वी की जो सबसे नहीं, उत्तरी ऊपरी, परत। हाँ बिल्कुल सही, जो सबसे ऊपरी ऊपर वाली परत होती है वहां पर विवर्तनिक प्लेटें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सुनामी का कारण क्या होता है, बताओ क्या कारण होता है। सुनामी का क्या कारण होता है। सुनामी का आप लोगों को कारण बताना है कि सागर तल के अंदर जब 7 रिएक्टर स्केल से ऊपर का इकाई। भूकंप आता है तो क्या आता है, सुनामी आ जाती है। सुनामी। वहाँ पर समुद्र तल में जब 7 रिएक्टर स्केल से ऊपर का भूकंप आएगा तो सुनामी का निर्माण हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, केंद्र पर वायुदाब कम हो जाने से कैसी हवाएं उत्पन्न होती हैं। इसका आंसर बताइए, क्या करेंगे आप लोग। चक्रवात। बिल्कुल सही है। तो जब भी केंद्र पर आपका वायुदाब कम हो जाता है तो उससे चक्रवाती हवाएं उत्पन्न होती हैं। ये आपका 10th क्वेश्चन हो गया। अगला आपका जो क्वेश्चन है वो है, किसी स्थान पर 7 रिएक्टर के भूकंप आने के बाद, किसी स्थान पर 7 रिएक्टर का भूकंप आने के बाद वहां की स्थिति कैसी होगी, बताइए। आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया गया था 7 रिएक्टर से ऊपर के जो भूकंप होते हैं वो सर्वनाशी होते हैं और उनसे सब कुछ गिर जाता है। बिल्डिंग्स आपकी तबाह हो जाती है, पूरा क्षेत्र आपका तबाह हो जाता है, पेड़ गिर जाते हैं, पुल टूट जाते हैं, जमीनें धंस जाती हैं, बिजली के खंभे गिर जाते हैं और जान माल का बहुत नुकसान होता है। यही आप लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। 7 रिएक्टर से ऊपर का जो भूकंप होता है वो सर्वनाशी होता है। समुद्री धाराएं क्या होती हैं, इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे। समुद्री धाराएं, आप लोग इसका आंसर करेंगे कि ये एक तरीके से जल में, जैसे शक्ति का दूसरा रूप आप है। लोग ऐसे समझिए कि जैसे वायु क्या होती है। वायु का मतलब होता है कि हम लोग वायु को एक तरीके से धरातल की शक्ति के रूप में ले सकते हैं। उसी प्रकार समुद्री धाराओं को हम लोग जल की एक शक्ति के रूप में ले सकते हैं। और समुद्र में बहने वाली इन जो धाराएं हैं इनको समुद्र में बहने वाली नदी भी कहा जाता है। निश्चित दिशा में जब किसी बड़े अमाउंट ऑफ वाटर के लिए, जब किसी एक निश्चित दिशा में एक प्रॉपर वॉल्यूम पानी का बहने लगता है तो उन्हें समुद्री धाराएं कहा जाता है। और ये समुद्री धाराएं बहती क्यों है, इसका आप क्या कारण लिखेंगे। इसका आप लोग कारण लिखेंगे, जब किसी एक जगह पर दाब अधिक हो और दूसरी जगह दाब कम हो तो अधिक दाब से कम दाब वाले स्थान की ओर जल का प्रवाह होने लगता है, या फिर अधिक तापमान वाली जगह पर ठंडे तापमान वाली जगह से जल का प्रवाह होने लग जाता है। तो इससे क्या होता है, समुद्री धाराओं का निर्माण होता है। ये आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे। लघुत्तरात्मक है तो 4 से 5 लाइन का आपको इसका आंसर लिखना है। अगला क्या है, अपक्षयण की शक्तियों का कृषि में क्या लाभ है, बताओ इसका क्या आंसर। ये तो सबको आना चाहिए, इसका क्या आंसर लिखोगे। अपक्षयण की शक्तियों में कृषि का क्या लाभ है, आंसर बताओ इसका। बताओ। सर, मिट्टी के निर्माण के लिए हाँ बेटा, होता है। जोर से बोलिए, क्या मिट्टी बोल के रहे हो। निर्माण के लिए हाँ सर, मिट्टी का निर्माण है ना अपक्षयण की शक्तियों द्वारा ही होता है। बिल्कुल सही। तो आप इसको, इसका आंसर तो इतना ही है कि अपक्षयण की शक्तियां क्या करती है, मिट्टी का निर्माण करती है। पर इसको आपको 5 लाइन में लिखना है। तो 5 लाइन में आप क्या क्या लिखोगे, 5 लाइन के अंदर आप पूरा अपक्षयण का विवरण कर दोगे कि भैया कैसे अधिक तापमान पर तो चट्टानें सिकुड़ जाती हैं, कम तापमान पर फैलने लगती हैं, और कैसे उसमें जल भरने से जो चट्टानों के बीच की छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं उनमें जल भरने लग जाता है तो उससे क्या होता है, चट्टानों का धीरे धीरे टुकड़ों 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 में
टूटना प्रारंभ हो जाता है, और यही लास्ट में अपक्षयण कहलाता है, और इससे क्या हो जाता है, मिट्टी का निर्माण हो जाता है। ये आप लोग 13 क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे। अब क्या है अगला, अपक्षयण में मदद करने वाले किन्हीं 4 कारणों को लिखिए। ये तो बहुत आसान है, आप लोगों को सीधे सीधे 4 कारण लिखने हैं। बताइए 4 कारण आप लोग क्या क्या लिखेंगे। पहला कारण बताओ, जहां पर आपको आना बंद हो जाएगा वहां से आगे मैं बता दूंगा। अपक्षयण की मदद करने वाले 4 कारण लिखिए। देखो सबसे पहले तो अभी तो पिछले क्वेश्चन में रिपीट किया था हम लोगों ने कि जब तापमान बढ़ता और कम होता है तो सिकुड़ता और फैलता है। तो पहला ही पहला कारण क्या हो गया, सूर्य की गर्मी। दूसरा भी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था क्या, कि जब चट्टानों की दरारों में पानी भर जाता है तो उससे धीरे धीरे वो टुकड़ों में टूटने लग जाती है। तो दूसरा कारण क्या होगा, दूसरा कारण क्या लिखेंगे। वायु चट्टानों को तोड़ती है। क्या तोड़ती है। वायु चट्टानों को तोड़ती है। बिल्कुल। तो पहला कारण आप लोग लिखेंगे सूर्य की गर्मी, दूसरा कारण लिखेंगे आप बहता हुआ जल जो कि दरारों में चला जाता है। तीसरा कारण आप लोग क्या लिखेंगे, कि जो ऐसे जीव जंतु होते हैं या फिर ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि अपनी जड़ें फैलाते जाते हैं, तो वो सब चीजें भी क्या करती हैं, वो भी चट्टानों को कमजोर करती हैं, और इससे क्या होता है, अपक्षयण होता है। चौथा कारण आप लोग क्या लिखेंगे लास्ट, ये आप रासायनिक अभिक्रियाएं लिख दीजिए, कि जैसे जल के अणुओं का टूटना होता है, आपके ऑक्सीकरण, कार्बोनेटीकरण, ये जो कुछ प्रक्रियाएं हैं, इन प्रक्रियाओं की वजह से भी अपक्षयण में मदद मिलती है। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ 4 कारण आपको नोटबुक में जो लिखने हैं। पहला कारण आप लोग लिखेंगे सूर्य की गर्मी, दूसरा कारण क्या लिखेंगे, बहता हुआ जल। तीसरा कारण आप लोग क्या लिखेंगे, तीसरा कारण क्या लिखेंगे आप लोग, रासायनिक अभिक्रियाओं की वजह से। और रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं, एक तो आपका हो गया ऑक्सीजन। कार्बनीकरण और एक ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन नहीं हाँ, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। हाँ, और चौथा कारण आप लोग क्या लिखेंगे, ऐसे जीव जंतु और पेड़ पौधे जो कि बिल बनाते हैं, जड़ें जिनकी फैलती हैं, वो क्या करते हैं, उससे चट्टानों का विनाश होता है और उससे अपक्षयण होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो सेकंड टॉपिक पढ़ा था, उसमें एक पूरी थ्योरी पढ़ी थी कि चंद्रमा का उत्पत्ति कैसे हुई। क्या समझाया था उसमें आपको। सर मंगल ग्रह के आकार के एक पिंड के पृथ्वी से टकराने से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी। बिल्कुल सही है। यही आप लोगों को अपने इस आंसर में लिखना है। और कब निर्माण हुआ था चंद्रमा का, चंद्रमा की उत्पत्ति कब हुई थी, किस समय के आसपास हुई थी। सर 4.40 अरब वर्ष पहले। सही है बिल्कुल आपका। अभी आपके अगले हैं 3 निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्नों में क्या है, सबसे पहला ही पहला, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बनाइए, नामांकित चित्र भी बनाइए। देखिए ये वाला जो है, ये डायग्राम हम लोगों ने लास्ट टाइम क्लास में बनाया था, अभी फिर से बनाने का सर कोई मतलब 146 नहीं है। पेज नंबर। मैं रिवाइज करवा देता हूँ कौन सा डायग्राम है। ये वही वाला डायग्राम है जो जिसके अंदर ही अंदर यहाँ पे अंदरूनी तत्व लिखा हुआ था, फिर बाहरी तत्व लिखा हुआ था, फिर यहाँ पर आवरण लिखा था, एंड देन यहाँ पे भूपटल लिखा था। वो जो आपका डायग्राम है, उसी डायग्राम को इस क्वेश्चन में बनाना है। और क्या लिखना है, नामांकित चित्र बनाना है, और आंतरिक संरचना को समझाना है। तो समझाने के अंदर जो डायग्राम में आपकी बना है ना, जो जो चीजें, उन सब की एक एक हेडिंग डाल के, किस किस की, भूपटल की, आवरण की, बाहरी तत्वों की और अंदरूनी तत्वों की, इनकी एक एक हेडिंग डाल के आप लोग इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है, हाँ कि ना। ओके सर। बिल्कुल। अब 17th आपका क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों का क्या अर्थ है, किन्हीं दो का वर्णन कीजिए। देखिए ये भी बहुत आसान है, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां कौन सी हैं, जो सबसे लास्ट में हम लोगों ने पढ़ी थी। देखिए यहीं पर है ये। सर एक तो वो है, क्या नाम उसका। ये वाली जो आपकी शक्तियां हैं, ये वाली आंतरिक विवर्तक शक्तियां हैं। इनके अंदर आप कोई भी दो लिख दीजिए याद करने के लिए, जो आपको, जैसे ज्वालामुखी आसान रहेगा आपके लिए लिखना और भूकंप आसान रहेगा। तो भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत लिखना है, 4 4 5 5 लाइन। और आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों की जो परिभाषा मैंने आपको क्लास में याद करवाई थी, वो वाली परिभाषा लिखनी है, और उसके बाद इनमें से कुछ जरूरी लाइनें लिख दीजिए दो। आपका पूरा निबंधात्मक प्रश्न बन जाएगा। आप आराम से उसमें 1.5 से 2 पन्ने का आंसर लिख पाएंगे। अगला आपका क्वेश्चन क्या है, 18th, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। वो क्या कहता है, अपर्दन का क्या अर्थ है, दो प्रकार के अपर्दन शक्तियों का मानव जीवन में महत्व बताइए। अपर्दन आप लोगों को लास्ट क्लास में समझाया गया था, बताइए अपर्दन क्या होता है। अपर्दन क्या होता है। अभी आप लोगों को बताया जा रहा था पिछली कुछ क्वेश्चन में, जब हम देख रहे थे कि जो मिट्टी का निर्माण होता है, उसमें टोटल 2 क्रियाएं होती हैं। पहली क्रिया कौन सी थी, अपक्षयण, जो ऊपर के 2 क्वेश्चन में हम लोगों ने आंसर किया। और दूसरी क्रिया कौन सी होती है, अपर्दन। अपर्दन
क्या होता है अपर्दन, क्या करता है? अपक्षयण तो क्या करती है, जैसे आप मान लीजिए ये चट्टान है, ये आपकी एक चट्टान है, इसके ऊपर लगातार बाहर से हवा, पानी, तापमान ये सब गिरेगा तो इसमें टुकड़े 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 हो जाएंगे। और अपर्दन क्या करता है, इन छोटे छोटे टुकड़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाता है, तो इसी क्रिया को क्या कहा जाता है, अपर्दन। इसको आप क्या लिखोगे, वायु द्वारा जब कणों का, जिन कणों का निर्माण होता है उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, अपर्दन कहा जाता है। अब अपर्दन शक्तियों के जीवन में महत्व तो आप लोग समझ ही सकते हैं, ये तो आपको ऑलरेडी चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से समझाया गया था कि अपर्दन हमारे लिए किस प्रकार जरूरी है। भाई मिट्टी की जितनी आवश्यकता है उतनी अपर्दन की आवश्यकता है। अब अपर्दन किन किन क्रियाओं से हो सकता है, जैसे यही पूछा गया है इसमें एक्चुअली क्वेश्चन में कि दो प्रकार की अपर्दन शक्तियों का मानव जीवन में महत्व बताइए। तो पहली अपर्दन शक्ति कौन से बताएंगे आप, वायु। कैसे, एक तो वायु के द्वारा कण एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं। दूसरी बताइए, दूसरी कौन सी शक्ति है जिससे एक जगह से दूसरी जगह कण ले जाया जा सकता है, बताइए। दूसरी जल। ये भी कोई सोचने की चीजें थोड़ी ना, ये तो आप लोगों को बेसिक नॉलेज होना चाहिए, चाहे चैप्टर पढ़ा हुआ हो चाहे ना पढ़ा हुआ हो। तो दो आप शक्तियों के क्या नाम लिखेंगे, एक लिखेंगे वायु, एक लिखेंगे जल। वायु के बारे में थोड़ा सा वर्णन करेंगे कि वायु किस प्रकार से कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाती है। फिर आप लोग वर्णन करेंगे कि जल किस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर कणों को लेके जाता है। ये आपके चैप्टर नंबर 15 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली हम लोग 16 चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट करेंगे। आपका होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए बस फर्स्ट चैप्टर और 15th चैप्टर का, अदरवाइज नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे। अभी अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है, फिर हम लोग क्लास एंड कर रहे हैं। नो सर। बोलिए, नहीं पूछना? नो सर। ओके। नो सर।